गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड को। और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर भी हमारे पास जो टॉपिक है, या पहले हम यूनिट का नाम बताएंगे। तो यूनिट का जो नाम है वो हमारे पास है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूनिट का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन को बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है, उन सब की हम बात आज करेंगे। और फिर उसके बाद हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। कोई एक दो टॉपिक यदि बचा भी है तो उसको आप कोई दिक्कत नहीं है ना, रहने दीजिए। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक रह गया और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उस टॉपिक की क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप फर्स्ट यूनिट के अंदर और कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता देंगे, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगा। बाकी अपने पास जो यूनिट नंबर सेकंड है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है या ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया जाता है, कई बार क्या रहता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई घटना घटित हुई, तो इस पॉइंट के इस बिंदु पर, इस यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं A और यहाँ पर एक ले लेते हैं B। जब यहाँ पर कोई घटना घटती है तो बिंदु A पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको घटना अलग वे से दिखेगी, और जब कोई ऑब्जर्वर B पर रहता है तो उसको बिंदु P पर घटने वाली घटना अलग तरीके से दिखाई देती है। ठीक है ना। आप यदि यहाँ पर डायरेक्शन की बात करोगे, यदि आप यहाँ पर डायरेक्शन की बात करोगे तो A बोलेगा कि घटना इधर हुई है, जबकि B बोलेगा इधर नहीं, इधर हुई है। मतलब A बोलेगा कि हमारे राइट हैंड साइड हुई है, B बोलेगा राइट हैंड साइड नहीं हुई, लेफ्ट हैंड साइड घटना घटित हुई है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का काम में लेते हैं। इससे क्या रहता है कि जो ऑब्जर्वर ए हमें वैल्यू दे रहा है या हमें बता रहा है कि घटना किधर हुई, यदि उसी को हम ट्रांसफॉर्म करके दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो घटना और वो घटना एक ही पॉइंट को क्या करनी चाहिए, रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अब ये तो हमारे पास एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। कई बार क्या रहता है, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P है तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा घटना इतनी दूरी पर हुई है, जबकि ये ऑब्जर्वर बोलेगा घटना इतनी पास हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर देखेंगे तो हमारे पास जो दोनों ऑब्जर्वर हैं उनके दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इसका स्टेटमेंट अलग है, ये कहता है कि जो घटना हुई है वो R1 डिस्टेंस पर हुई है। इसका स्टेटमेंट अलग है, वो कहता है कि जो घटना हुई है वो R2 डिस्टेंस पर हुई है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इनके स्टेटमेंट को एक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इक्वेशन निकालेंगे, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इक्वेशन निकालेंगे और उनका हम क्या करते हैं, रिलेशन बैठाते हैं। और जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इक्वेशन आती हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो सिंपली अपन पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। एक यूनिक सिस्टम जो मैंने बोला उसको मैं लिखना चाहूँगा। ए unique system can be described by more than one of generalized coordinates, by more than one of generalized coordinates we can choose a set which is most covariant
for the solution of problem under consideration, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो एक से ज़्यादा होते हैं, और हम केवल उसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को काम में लेते हैं जो हमारे लिए सबसे सफिशिएंट होता है, सबसे सुविधाजनक होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, टू discuss the motion of a particle in a plane, we may be used generalized coordinates the Cartesian coordinates, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास एक प्लेन है, सिंपली यहाँ पर हम एक प्लेन की बात करते हैं, ये प्लेन है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है और जो क्या कर रहा है, फ्रीली मोशन कर रहा है, जो प्लेन में ही करता है, ध्यान रखेंगे, क्या किसमें करता है, एक प्लेन में करता है। तो इस प्लेन के अंदर हमारे पास जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने का जो तरीका होगा या कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, वो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 2 है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम है वो कितना है, 2 है। तो 2 है तो इसके लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, किसकी बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स कौन से रहेंगे, q1 की वैल्यू हम x ले लेंगे और q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन बता सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होता, तो भी हम दो ही कोऑर्डिनेट्स लेते। q1 के अंदर तो हम लेते r को और q2 के अंदर हम लेते किसको, थीटा को। तो मैं इसको एक बार और अच्छे से डिफाइन करता हूँ आपको। देखो ये x है और ये y, यहाँ पर कोई पॉइंट P पर हमारे पास कोई पार्टिकल है, तो हम बात करेंगे इसकी यहाँ पर, तो ये हमारे पास r रहेगा और ये हमारे पास एंगल कितना रहता है, थीटा। और वैसे आप P के कोऑर्डिनेट्स x, y ले सकते हो। तो देखो जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लोगे तो दो कोऑर्डिनेट्स x और y रहेगा, और जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स लोगे तो आपके पास r और थीटा रहेगा। यदि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हो तो आपके पास q1 की फॉर्म में तो रो रहेगा और q2 की फॉर्म में आपके पास 5 है, ठीक है। तो आप दो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा किसी भी पार्टिकल
उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बता सकते हैं यदि वो पार्टिकल एक प्लेन में मोशन कर रहा है। 3 डायमेंशनल होता तो हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम Q3 की जगह कितना ले लेते हैं, Z ले लेते हैं। यहाँ पर हम Q3 की जगह क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। और यहाँ पर Q3 की जगह हम क्या ले लेते हैं, Z ले लेते हैं। बस सिंपल। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आप भी ये ध्यान रखेंगे जब भी आप किसी का भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले जब उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैलकुलेट करते हैं तो सबसे सफिशिएंट कोऑर्डिनेट्स लेंगे जिसमें हमारे पास सबसे सरलतम इक्वेशन ऑफ मोशन निकल पाए। इससे पहले देखो जब हमने लैग्रेंज निकाला था तो भी हमने उसमें यही लिखा था। जब हमने लैग्रेंजन लिखा था तो लैग्रेंज जब हम निकालते हैं कि L इक्वल टू हमारे पास T माइनस का V होता है, लेकिन इसको भी हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालते हैं। यदि हमारे पास जैसे कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए निकाला तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बेटर कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकता। तो सिंपली हमने यहाँ पर 1/2 और m x डॉट निकाला था और पोटेंशियल 1/2 और k x स्क्वायर निकाला। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पर कोई सिंपल पेंडुलम है जो इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये जो मोशन है ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सबसे एग्जैक्ट मोशन को हम शो कर सकते हैं। ये थीटा, ये आर है। तो यहाँ पर आप यदि लैग्रेंज निकालते हो और इसके अंदर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो रहेगा 1/2 और m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये रहता है। जबकि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेगा 1/2 और m, और यहाँ पर आप लिखोगे सीधा ही r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। बस सिंपल आ जाएगा। तो इसके अंदर ज़्यादा सुविधा रहेगी, इसके अंदर आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आप इसको देखिए सिस्टम को, सिस्टम जो है वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट जैसा है तो इसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। ये सिस्टम जो है कार्टेशियन जैसा है तो आप इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ट्रांसमिशन निकालेंगे तो सबसे सुविधाजनक क्या लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है सपोज वी ट्रांसफॉर्म Cartesian coordinate to polar coordinates then the transformation equation इक्वेशंस। तो ये आपको पता है कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। सपोज दैट कि हमने उसी प्लेन की बात की, ए पार्टिकल इन ए प्लेन, तो आपने प्लेन की बात की है तो आप पर यहाँ आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y। ठीक है, तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए q1 बराबर x और q2 बराबर y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए q1 बराबर r और q2 बराबर थीटा। तो आपको x r की वैल्यू निकालनी है x और y में, और थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको x और y में। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा। तो आप सिंपली जब r की वैल्यू निकालोगे तो वो रहेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। कैसे निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। ये सिंपल हमारे पास ये पॉइंट P है, यदि ये r है और ये थीटा है और ये हमारे पास क्या है x और ये y, तो बस बात है इसकी जो वैल्यू होगी आप यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू y हो जाएगी और ये वैल्यू आपके पास x हो जाएगी। तो आप r की वैल्यू निकालोगे तो वही पाइथागोरस प्रमेय से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। उसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। यदि आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी कि tan इनवर्स और y अपॉन में x, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कहाँ से, पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू
पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसी प्रकार आप पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर भी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बस यहाँ तक ही। और अब बात करेंगे हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम किसी बात करेंगे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम किसी बिंदु का हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं या पॉइंट को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ। जनरलाइज्ड द फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन तो देखें, जनरलाइज्ड form of transformation from one set of coordinates इसको आप लेंगे स्मॉल qj टू न्यू सेट कैपिटल qj कैन बी एक्सप्रेस्ड एज तो आप लिखोगे कि हमारे पास एक न्यू कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल qj और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पर कुछ इस तरह से है qj, t। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। न्यू कोऑर्डिनेट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। सच ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो आप सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट दिया गया है, पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होगा उसको हम केवल qj की फॉर्म में ले रहे हैं। qj का मतलब है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अब ये किस दिशा में मोशन करता है, x में, y में, z में, इसके अलावा और किसी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि प्लेन में है तो आप लिखेंगे qj की वैल्यू रहेगी q1 q2, और ये 3 डायमेंशनल है तो qj की वैल्यू रहेगी q1 q2 q3, ठीक है ना। उसको हम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल qj में ले रहे हैं। देखो आप इस तरह से समझेंगे इसको कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और पॉइंट हमारे पास वही है। जैसे कि सिंपल जब अपन पढ़ते हैं, जैसे कि ये x में है और ये y में, ठीक, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये r में है और ये थीटा में। सिंपली देखा जाए तो ये हमारे पास पोलर है और ये हमारे पास कार्टेशियन, कुछ इस तरह से। तो जब आप इसमें लिखते हो कि जो पार्टिकल होगा उसकी डिपेंडेंसी किस किस पर रहती है, r पर और थीटा पर। यहाँ पर आप लिखते हो तो आप लिखोगे x पर और y पर। लेकिन हम जर्नल फॉर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जर्नल फॉर्म की। यदि आप इसको पहला कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं सिस्टम और इसको दूसरा ले रहे हैं तो इसको आप ओल्ड लिखेंगे, इसको आप न्यू लिखेंगे। यदि आप यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये हमारे पास ओल्ड रहेगा और ये हमारे पास न्यू रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे वो आप किस तरह से लिखोगे, qj लिखोगे और साथ में इसके टाइम को भी रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पर पोजीशन और टाइम दोनों रिप्रेजेंट की जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए प्लेन के अंदर है तो आप लिखोगे x, y और t की फॉर्म में। यदि 3 डायमेंशनल है तो आप लिखोगे x, y, z और t की फॉर्म में, इस तरह से।
अब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो इधर, यदि ये 2D के अंदर कर रहे हो तो आप लिखोगे r थीटा एंड t, सॉरी, और आप 3D के अंदर करते हो r थीटा फाई और t। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे कैपिटल QJ और T। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको यहीं छोड़ता हूँ, और आप टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि हम कभी किसी भी पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसको पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल, बस ज़्यादा नहीं लिखना आप। तो यहाँ तक हमारे पास केवल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और हम किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए सुटेबल होते हैं, ये आज हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, और जो पढ़ने वाली चीज़ है वो हमारे पास कैनोनिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी तो सब ऐसे मोह माया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कल से इस मोह माया को छोड़ करके हम जो पॉइंट होगा, यानी कि कैनोनिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।